स्वागत है आप सबका एसके टाइम न्यूज़ 100 सच की खबर और चक्रम टाइम न्यूज़ में। मैं हूं मायरा और आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और यहाँ तक कि जब वो हाल ही में एलएलबी पढ़ रहे थे, उनके साथ हरबंस कपूर जी जो कि देहरादून के विधायक रहे, उन्होंने उनके साथ एलएलबी की और क्लास फेलो रहे। यहाँ तक ही नहीं, मैं ऐसी शख्सियत अब्दुल रज्जाक जी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 20 साल दोस्तों, बहुत बड़ी जिंदगी का एक ऐसा वो होता है लम्हा जो उन्होंने बिताया है जनता को लेकर प्रधान के रूप में। मैं उनसे मिलाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है सर। आदाब आदाब। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आप 20 साल में आपने प्रधान रहे, आपने कार्यकाल में क्या क्या आपने देखा और क्या क्या आपने काम किया। मेरा पूरा पहला जो समय था वो एजुकेशन में निकला। जी और एजुकेशन में मैंने बहुत देहरादून में एक स्कूल में मैंने पढ़ाया जी और 1978-77 तक करीब करीब वहाँ पर मैं पढ़ाता रहा स्कूल में। उसी दौरान मैंने डीएवी कॉलेज से एमए पॉलिटिक्स में किया, फिर एलएलबी किया और साथ साथ में मैं स्कूल में पढ़ाता भी रहा एज ए टीचर के हिसाब से, हेड मास्टर के हिसाब से। और वो स्कूल मेरा ही चला हुआ आज भी। वो देहरादून में मुस्लिम नेशनल स्कूल के नाम से चल रहा है। बहुत बढ़िया स्कूल है, इनामुल्ला बिल्डिंग के सामने। सर, आपने जो बुनियाद रखी है, यानी कि जो इनामुल्लम बिल्डिंग का नाम लिया है, वो उस स्कूल की बुनियाद आपने रखी है। हाँ, उसी स्कूल को शुरुआत मैंने की थी 1963 में। मैंने 12वीं इंटर पास करके सीधा मैं उस स्कूल में चला गया था और वहीं रहते हुए मैंने उसकी बुनियाद शुरुआत की थी पहली क्लास से। और मेरे होते होते 8 क्लास तक मैंने उसको मान्यता दिलाई और मैंने खुद भी उस वक्त तक एमए पास कर दिया था उसमें स्कूल में रहते हुए एज ए टीचर कैंडिडेट किया मैंने वो। तो इस ढंग से उसकी आज भी वो चल रहा है। अच्छा स्कूल है देहरादून का। और उसके बाद वो मैं वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। यहाँ पर मैं रहने वाला हूँ डोईवाला के मालखम ग्रांट का, जो एक बहुत बड़ी ग्राम सभा है उत्तराखंड की, क्या बल्कि उस टाइम तो उत्तर प्रदेश था हमारा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम सभा थी है, जिसके अंदर 23-24 गांव हैं। बहुत बड़ा इलाका, जिसकी वोटर जो थे वो 16,000 करीब, उस जमाने में 16,000 वोटर हुआ करते थे। तो यहाँ बड़े बड़े लोग प्रधान रहे। मुझे लोगों ने कहा कि आप भी प्रधान का इलेक्शन लड़ो, तो मैं 1982 में यहाँ प्रधान का इलेक्शन लड़ा और मेरे मुकाबले में 4-5 कैंडिडेट थे, जिनमें मशहूर कैंडिडेट जो थे हमारे स्वर्गीय विधायक हुए हैं, बहुत मशहूर विधायक हुए हैं रणजीत सिंह वर्मा। उनके ससुर थे फुलेल सिंह चौहान, जो पहले भी यहाँ के मालखमराल के प्रधान रह चुके हैं। वो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े और जनता का समर्थन मुझे मिला और मैं उस इलेक्शन में जीत गया। पोस्ट उत्तर प्रदेश में उस टाइम होती थी न्याय पंचायत की सरपंच की, और मुझे न्याय पंचायत का सरपंच का इलेक्शन यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोगों ने लड़वाया। मैं बिल्कुल उस टाइम नया, समझो एक कॉलेज से स्कूल से निकला हुआ टीचर था, लेकिन उन्होंने सब मेरे साथ रहे और वो इलेक्शन बहुत बड़े आदमी के खिलाफ वो इलेक्शन हुआ मेरा, जिसमें पंच जो है सिर्फ जो गांव के पंच हुआ करते थे वो वोट देते थे। तो कुल मिला के 20 पंच थे उसमें, जिसमें दूधली से लेके दूधली और मिसर वाला, लच्छी वाला और ये सारा बहुत बड़ा इलाके के 9 ग्राम सभाओं का एक सरपंच हुआ करता था, न्याय पंचायत का सरपंच होता था। उसमें मैं जीता और मैं न्याय पंचायत का सरपंच बना। और सरपंच बनने के बाद हमारी बाकायदा बेंचें होती थी 5-5 पंचों की। वे मुकदमे सुनते थे, केस सुनते थे और जुर्माना भी कर दिया हमने 5 रुपया उस जमाने में, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में हुआ करती थी इलाहाबाद। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज थी। गांव के छोटे मोटे मामले सारे ही गांव में निमट जाया करते थे। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, पता नहीं क्यों सरकार ने खत्म कर दिया। और उस हिसाब से मैं इस इलाके का आखिरी सरपंच हूँ। मेरे बाद कोई सरपंच भी नहीं चुना, तो उस हिसाब से मैं भी सरपंच ही हूँ, क्योंकि मेरे बाद कोई चुना ही नहीं गया। मैं वोट अपना किसको दूँ अपना चार्ज। फिर मैं प्रधान का चुनाव लड़ा, प्रधान में मैं कामयाब हुआ। काफ़ी संघर्षपूर्ण इलेक्शन था और 1982 से मैं लगातार फिर प्रधान बना, फिर दोबारा मैं चुनाव लड़ा, फिर तिबारा में चुनाव लड़ा। इस ढंग से 1982 से 2002 तक मैं कंटिन्यू मालखम ग्रांट का प्रधान रहा। और मालखम ग्रांट उस टाइम
बहुत बड़ी ग्राम सभा थी, जी। जिसकी वोटर वोटर जो थे वो 16,000 के करीब थे और 16। आबादी भी 25-30 हज़ार के करीब थी। जी। यहाँ तक के जो डोईवाला के बाद कांसू रेलवे स्टेशन है वो हमारे मार्कम ग्रांट में आता था। जी। वहाँ के भी वोटर जो थे वो हमें वोट दिया करते थे। जी। बहुत बड़ा इलाका था। जी। तो मैं लगातार 20 साल प्रधान रहा। इस 20 साल में सर, जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया 20 साल प्रधान रहे और बहुत बड़ी ग्राम सभाएं हुआ करती थी, तो पहले आपने देखा ही होगा कि सड़कें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुआ करती थी, कहीं पानी की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, कहीं शिक्षा की समस्या, तो आपने क्या क्या यहाँ पर काम किया? उसमें उस जमाने में बहुत ज़्यादा समस्याएं गांव में होती थी। जी। मैं खास तौर से जिक्र करूंगा बुल्ला वाले के इलाके का। जी। बुल्ला वाले का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका था, ये मार्कम ग्रांट का हिस्सा है। जी। और अगर आप कभी सैनिक बस्ती मार्कम ग्रांट की सैनिक बस्ती बुल्ला वाले में जाएं, जी। जहाँ पर हमारे आजकल के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजेंद्र तड़ियाल जी, जहाँ इनका घर है, जो इनका इलाका है, तो जितनी वो सड़कें हैं वहाँ बनी हुई, जिनमें 20-20 फीट मिट्टी हमने डलवा के उनको ऊंचा किया था और बहुत बड़ा काम वहाँ हुआ उस इलाके में। और पूरे बुल्लारे के अंदर बहुत इलाका में हुआ, खैरी में हुआ, दूसरे इलाकों में हुआ, हर जगह उस टाइम बहुत ज़बरदस्त। मतलब यह कि मैं अपने मुँह से अगर ये तारीफ करना चाहूँ तो ठीक नहीं है। वहाँ की जनता से आप सुने कि भाई मार्कम ग्रांट का काम कब मार्कम ग्रांट में विकास का काम हुआ, तो मेरे ख्याल से 90% 99% आदमी आपको कहेंगे मेरे ज़माने में ही विकास का काम सबसे ज़्यादा हुआ। और कोई पैसा कोई आदमी मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा पाया कि एक पैसा किसी से मकान बनाने का या किसी काम का लिया हो। एक आदमी भी इस बात का इल्ज़ाम मेरे पर नहीं लगा सकता। और ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज भी मेरी इज्जत करते हैं। मैं जिस जगह जाता हूँ लोग सम्मान करते हैं और एक अच्छा आदर सत्कार होता है, तो मुझे भी खुशी होती है। और फिर हमने गन्ने के मामले में, गन्ने के सोसाइटी के मामले में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में, इनमें दिलचस्पी लेके इनमें भी अच्छे अच्छे लोगों को इसमें चुना जो आज भी सेवाएं कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ गन्ना समिति के जो चेयरमैन हैं वो हमारे ही प्रयास से बने हुए हैं। आजकल महिला सीट हैं, ईश्वरपाल जो बहुत समाज सेवी हैं, उनकी धर्मपत्नी गन्ना समिति की चेयरमैन है। इसी ढंग से साधन सहकारी समिति कुड़कावाला जो प्रेम नगर में उसका दफ्तर है, डोईवाले के इलाके की जो साधन समिति है उसके चेयरमैन भी अशोक पाल जो पहले अध्यक्ष थे, उनकी धर्मपत्नी को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ हमने कोशिश करके अपना जो ब्लॉक प्रमुख है जो गौरव सिंह चौधरी है, इनके पिताजी ने मेरे साथ काम किया। सुमन चौधरी इनके पिताजी थे गौरव के, ये तो बच्चा था हमारे सामने, और उनके साथ मैंने काम किया यहाँ। काफ़ी वो भी बहुत संघर्षशील थे। दूल्हे के इलाके में उन्होंने बहुत कुछ काम किए थे अपने इलाके में। और गौरव चौधरी उनके पुत्र हैं, आज वो हमारे ब्लॉक के प्रमुख हैं। और उनको ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए मैंने ही सलाह दी थी कि आप जो है वो जिला पंचायत में, उनकी पत्नी 2 दफा मेंबर रही हैं, मैंने उनको कहा कि आप जो है जिला पंचायत छोड़ दो, आप डोईवाला ब्लॉक प्रमुख के लिए कोशिश करो, पहले बीडीसी बनो। और फिर हमने श्यामपुर में हम गए, जो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे के एस राणा जी से बात हुई, भाई इनको मदद करो अपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीडीसी मेंबर हैं वो श्यामपुर के इलाके के हैं। डोईवाले के मतलब नगर पालिका आ गए, यहाँ के बहुत कम थे, लेकिन वो उनका सहयोग मिला और बहुत अच्छी ढंग से हम लड़े। और आज गौरव चौधरी जो हमारा भतीजा ही है, उनके पिताजी के साथ मैंने काम किया। आज बहुत गौरव की बात है कि वो गौरव चौधरी जो है यहाँ का ब्लॉक प्रमुख है। तो इसी सिलसिले में कोशिश हुई। हमारे यहाँ से बहुत दिनों से जिला पंचायत की सीट हमेशा पचवादून में ही रही। परवादून में अब से 30-40 साल पहले कभी यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन पहली बार हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि आज हमारे डोईवाले के इलाके का ही जो कैंडिडेट जिसे हमने लड़ाया, सारे इलाके में हम गए, जिसमें बुल्लावाला था, मेरा इलाका जो था बुल्लावाला, डबरावाला, खैरी, जहाँ मैं पहले प्रधान रह चुका हूँ, जो नगर पालिका से हट गया है, नगर पालिका में नहीं रहा, मैं वहाँ पूरी कोशिश की। और उस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि यहाँ से भरपूर मात्रा में दूधली के इलाके से और दूसरे इलाकों से भरपूर तरीके से उनको वोट मिला, मांझी के इलाके से उनको वोट मिला। और आज वो सदस्य बनी जिला पंचायत की, और जिला पंचायत सदस्य नहीं बनी क्योंकि महिला सीट थी जिला पंचायत के अध्यक्ष की भी,
तो पूरे जिले ने, खास तौर से हमारे विधायक, हमारे मंत्री प्रीतम सिंह जी, उनके भाई चमन सिंह जी चौहान जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, उनके प्रयास से की, हम लोगों ने कोशिश की कि इनको चेयरमैन बना दिया जाए। और सुखविंदर कौर आज चेयरमैन बन चुकी हैं और इसके लिए भी सभी जिन लोगों ने उनका सहयोग दिया, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर इसी बात को बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड को 25 वर्ष हो गए, 25 वर्षों में आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए और अभी जो सुखविंदर कौर मैडम आगे बढ़ के आई है अध्यक्ष के रूप में, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है जिस तरह से वो अध्यक्ष बनी है, तो क्या क्या योजनाएं जनता को मिलेगी, क्या क्या आगे विकास के अच्छे कार्य होंगे? उत्तराखंड में जो सरकार बनी, इसमें आपको सबसे पता मालूम होगा कि नरेंद्र तिवारी ने उत्तराखंड में विकास की नींव रखी। नींव रखने वाले वो बहुत बड़ा तजर्बा नरेंद्र तिवारी का था और उन्होंने नए नए विभाग बनाए जिन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था ये भी विभाग बन सकता है, वो सब बनाए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की उत्तराखंड को, और बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हरीश रावत जी हैं और कांग्रेस की जिन लोगों ने इस उत्तराखंड को इन्होंने बुनियाद रखने की कोशिश की। उसके बाद जो और लोग आए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल कुछ सही रहा, बाकी ने जो है अब जो आज के विधायक हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये तो सिर्फ लफाजी करते हैं, शब्दों का जाल है इनके पास, बाकी कुछ नहीं है। कोई तरक्की, कोई उन्नति जो है उत्तराखंड में नहीं हुई और सिर्फ एक चीज की तरक्की हुई, खनन की। आज खनन से हमारी नदियां बिल्कुल खत्म हो गई है, बाढ़ आ रही है, नदी बर्बाद हो गई है, पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो गया खनन की वजह से। और ये सारा पैसा जा रहा है दिल्ली वाले खा रहे हैं पैसा। मैं खुदा इल्जाम लगा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जब तक पैसा देगा, जब तक ये हमारा मुख्यमंत्री है, जिस दिन पैसा देना बंद कर जाएगा उसी दिन को हटा के किसी और के हवाले हमारा उत्तराखंड कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड के लोगों को सोचना चाहिए, पहाड़ पूरा जो है कितनी बुरी हालत में है, लोग पलायन हो रहा है, लोग वहाँ है नहीं, कोई भी घर पे नहीं है वहाँ पर बूढ़े बुढ़िया बेचारी किस ढंग से जीवन गुजार रही है, बहुत दुख होता है। जंगली जानवरों ने वहाँ बहुत नुकसान पहुंचा रखा है। इस बात को कोई नहीं देख रहा। देखना है क्या कि भाई यहाँ से मदरसे खत्म कर दो, यहाँ से मजार तोड़ दो, सिर्फ यही रहेगी क्या तरक्की? उन्नति कहाँ है? आप वो दिखाओ, काम बताओ ना जो तुमने किया यहाँ। हमें कोई तकलीफ नहीं, तुम सारे मजार तोड़ लो, हमें कोई दुख नहीं होने का, हमें नहीं होने का। इसका जवाब आपको भगवान को देना पड़ेगा। हम जवाबदेही जो है ना बहुत है, हर चीज जवाबदेही है। अगर किसी ने यहाँ बादशाह ने भी किसी ने मंदिर तोड़ने की कोशिश करी होगी, उनका आज नामो निशान नहीं है, तो ऐसे ही नामो निशान जो आज कुछ करेंगे उनका भी नहीं रहने का, खत्म हो जाएगी कहानी। तो सर जिस तरह से देखा जाता है, अभी आपने पलायन की बात की है, अगर पलायन को देखा जाए तो वहां पर जिस तरह से शिक्षा का आवास नहीं है, दूसरा स्वास्थ्य का, अगर वहां पर पलायन में पहाड़ों में जिस तरह से आपदा आई, कितने घर टूटे, कितने घर बेघर हो गए, और साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से अगर कोई नारी शक्तिकरण को भी देखा जाए तो वहां पर अब स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ हो रही है। एम्बुलेंस के लिए अगर कॉल करें तो बहुत देर में पहुंचती है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे आप इसमें? मुझे इस बात का अफसोस है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य, हमने भी संघर्ष किया, हमने बाकायदा हर जुलूस में हम गए, हर जगह संघर्ष में हम साथ रहे। यहाँ तक कि जो ये दिल्ली कूच था, मैं खुद उस कूच के अंदर शामिल था, उसमें हम गए थे, रामपुर तिराहे में हम भी थे, हम लोगों ने सब नज़ारा अपनी आंखों से देखा है। और हम चाहते थे कि एक उत्तराखंड ऐसा बनेगा जिसमें सब लोगों को इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, हमारे इलाके की देखभाल नहीं होती, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि उत्तराखंड बनने के बाद अलग हमारा स्टेट बन गया। जो तरक्की होनी चाहिए थी पहाड़ों की, पहाड़ों में कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों से जिन लोगों, सब लोग ने पलायन कर दिया और आज वहां सिर्फ क्या रहे, गुलदार रह गए हैं, भेड़िए रह गए हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं। और रोजाना आज अखबार आप पढ़ लो, रोजाना आज भेड़िए ने वहां कर दिया, आज वहां गुलदार ने मार दिया। तो क्या ये इसके जिम्मेदार हम नहीं है? क्या जानवरों को खुली छूट मिल गई है, हम भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार अपना दामन इससे नहीं बचा सकती क्योंकि तुमने वहां के लिए कुछ किया ही नहीं। आज स्कूल, मैं खुद बताता हूँ कि वहाँ ऐसे स्कूल हैं, एक स्कूल की हमारे यहाँ से एक टीचर गई वहाँ, वो कहती है वहाँ 14 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं,
कोई आता नहीं वहाँ, कुछ नहीं होता है। और बहुत बुरा हाल है स्कूलों का। हर जगह जो है कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चिकित्सा की सुविधा बिल्कुल नहीं है। एक नर्स के जिम्मे वो पूरा अस्पताल एक नर्स के जिम्मे है। कोई एक डॉक्टर वहां नहीं पहुंचता। भाई डॉक्टर नहीं होगा, एक नर्स क्या कर लेगी वहाँ? एक नर्स अगर कोई आदमी एक आदमी में मुझे एक नर्स ने बताया वहां की कि मैं अपनी उसमें थी, रात के 2 बजे आए कि मुझे डर भी लगा। मैंने कहा मेरे घर के बाहर जो है गुलदार खड़ा है, इसे भगाओ जब मैं नीचे आऊंगी। वो गई वहाँ, देवी धूरा की बात बता रहा मैं, देवी धूरा जगह है, बड़ी मशहूर जगह है। तो देवी धूरा में वो आई, उनका आज एक हमारा आदमी मर गया है, उसे दिखा रहे हैं। उन्होंने भाई मैं, मुझे तो अथॉरिटी नहीं है, मैं तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, मैं तुम्हें कहीं भेज सकती हूँ। वो लड़ने लगे उस साथ में। तो जब तुमने कोई पहाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल खत्म कर दिया है, और वहाँ के बड़े बड़े लोग सब देहरादून में आ गए और दिल्ली में चले गए, मुंबई चले गए, दूसरी जगह चले गए। भाई तुम उत्तराखंड ने बनाया था वो पहाड़ के विकास के लिए, और वहाँ का विकास होता, वहाँ पलायन ना होता वहाँ से, तब हम इसकी बनने का फायदा था इसका। अगर पलायन आपने करना है तो फिर उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में फर्क क्या रहा? फिर तो हम उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए था। क्या फायदा हुआ इसका? क्या फायदा हुआ? तो इसलिए मेरा कहना यह है कि उत्तराखंड का असल मकसद जो है, असल उद्देश्य जो है उसके बनाने का, निर्माण का यह है कि हम पहाड़ों को मजबूत करें, गैरसैंण में राजधानी बनाए, वहीं रहे। मुख्यमंत्री देहरादून में न रहे, गैरसैंण में बैठे मुख्यमंत्री, सारा वहां से काम करे। जब एक संदेश जाएगा कि उत्तराखंड के लोग पहाड़ में चाहने वाले हैं, पहाड़ के प्रेमी हैं, आप यहाँ मजे कर रहे हैं, वहाँ उसमें बैठे हुए आला दर्जे के किले आपके हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए, जो यहाँ पर वो था बहुत बड़ा सर्किट हाउस था, खत्म कर दिया तुमने सर्किट हाउस। सर्किट हाउस को आपने आज गवर्नर हाउस बना दिया। भाई गवर्नर हाउस अलग बनाइए, सर्किट हाउस की अपनी शान थी। जैसे यहाँ देहरादून में जो है आशियाना बना हुआ राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, यहाँ एक आशियाना, एक जगह है आशियाना, उसका नाम बदला थोड़ा बहुत आपके, आशियाना है। वहाँ लोग जाते थे, घूमते थे, आते थे, पता था कि ये राष्ट्रपति की जगह है। ये उत्तराखंड की नहीं बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपति का आशियाना है ये। वो वहाँ रुकते थे, मुझे मालूम है। वहाँ पर जब हमारे एक राष्ट्रपति थे, मेरे दिमाग से नाम हट रहा है, उन्होंने वहाँ बाकायदा सफाई करके हमारा रहे, वहीं लोग रुके, वहीं से जाते थे वो जहाँ गए। इस ढंग से उत्तराखंड का एक नाम था। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ लोग जाते हैं, नैनीताल जाते हैं और इधर मसूरी जाते हैं, इनको विकसित करने की जरूरत थी। और जो हमारे यहाँ सारी धार्मिक तरीके से जो मशहूर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे, इनके आपने रास्ते ठीक नहीं कर रखे, रोज यहाँ पर नुकसान होते हैं, कितना उसमें होता है। तो आपकी अगर हमें उत्तराखंड को अगर मजबूत करना है तो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बैठ के वहाँ योजनाएं बनाएं, वहाँ से चलाएं। एक गांव का कोई आदमी पलायन ना कर सके, उसको वहीं एजुकेशन दें, वहीं मेडिकल की सहूलत हो, उनकी मेडिकल कॉलेज वहाँ बने, वहीं पर बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज बने, वहाँ बनाइए। हरिद्वार में देहरादून में क्यों बनाओ? वहाँ बनाइए। जब आप उत्तराखंड की सही कल्पना होगी और पूरे तराई हो या पहाड़ी इलाका हो, इन्हें मजबूत कीजिए। आज तराई का इसका भी झगड़ा है यहाँ, मैदान तो छोड़ दो, तराई वाले अलग सोच है उनकी और मैदान पहाड़ वालों की अलग है। तो ये खत्म करनी चाहिए, उत्तराखंड को एक बनाओ, तब हम ये सोचेंगे। जो हमने एक संघर्ष किया था उत्तराखंड बनाने में, उसमें हम कामयाब हुए। हमारी उम्र तो हो गई, हम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोचते हैं कि हमारे बच्चे इस उत्तराखंड में सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे। आप ऐसी भावनाएं पैदा कर रहे हैं लोगों में। सारे लोगों ने, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, दलित थे, सब ने एक आवाज होकर इस उत्तराखंड को बनाया था। आज आपने ऐसी भावनाएं पैदा कर दी हैं कि बजरंग दल बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, लोगों में नफरत पैदा करने की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। अरे प्यार पैदा करो ना, दुनिया प्यार से चलती है, नफरत से नहीं चलती। अगर नफरत से आप चलाने की कोशिश करोगे, आप खुद बर्बाद हो जाओगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, अब्दुल रज़ाक सर हमारे साथ मौजूद है और साथ में आपने उनके विचार सुने और आपने नोट भी किया होगा कि अभी जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों में कहा है, उत्तराखंड एक है, उत्तराखंड को प्यार की जरूरत है, नफरत की जरूरत नहीं, प्यार की जरूरत है, एकता की जरूरत है।
धर्मों में जो ये आपस में विवाद हो रहा है, पहाड़ों को लेकर विवाद हो रहा है, वहां पर हॉस्पिटल नहीं है पहाड़ों पर, शिक्षा को लेकर कोई वहां पर शिक्षक नहीं है, तो अभी मैं सर की बातों से भी सहमत हूँ। और साथ ही मैं अपील करूंगी सरकार से, शासन प्रशासन से भी, कि सर ने जो बातें की हैं उनको देखते हुए पलायन को और पहाड़ों पे जो भी वहाँ पर चिकित्सालय हैं जहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है वहाँ डॉक्टरों को भेजा जाए, और जहाँ पर स्कूलों में टीचर्स नहीं है टीचर्स के वो भी वहाँ पर अवेलेबल कराया जाए। मैं सर का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने बहुत बहुत अपना कीमती वक्त दिया हमें। मैं गुजारिश करूँगी सर से भी कि सर हमारे चैनल पे आकर, बहुत आपका धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे थैंक यू आपने सर। मौका दिया, थैंक यू शुक्रिया। सर। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज दिखाऊंगी या कोई नए नए मुद्दे पे बात करूंगी फिर से अब्दुल रज्जाक सर के साथ। देखते रहिए सच की खबर और चक्रम न्यूज।